बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं गैसेस अराउंड अस का। हम लोग पढ़ेंगे लास्ट लेसन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के साथ साथ आप लोग को समझाती हुई चली जाऊँगी क्या क्या बात लिखी गई है। तो चलिए, एवर सिंस लिविंग थिंग फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ, जब इस कायनात के अंदर जब पहली मरतबा कोई जानदार चीज़ इस दुनिया में आई, दे हैव हैड टू कोप विथ चेंजेस ऑफ क्लाइमेट। अब उसको क्या करना पड़ा, उसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा। उस क्लाइमेटिक लिहाज से हमारे पास सर्दी भी है, हमारे पास मौसम गर्मी भी है, हमारे पास बहार भी है, हमारे पास खज़ां भी है। इन सारे मौसमों के साथ एडजस्ट करना पड़ा अपने आप को। दीज चेंजेस अकर वेरी स्लोली ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। लेकिन ये चेंजेस बहुत स्लोली जा रही थी उस टाइम पीरियड में। उस टाइम बहुत स्लोली, ठीक है। काफ़ी अर्से बाद सर्दी आना, काफ़ी अर्से बाद खज़ां आना, ठीक है। Now many scientists believe that our earth is warming up extremely. अब काफ़ी साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो हमारी जो अर्थ है ये बहुत जल्दी गर्म हो रही है, क्विकली। एंड द मेन कॉज इज थिंक ह्यूमंस हैव बीन डूइंग ओवर द पास्ट 150 ईयर्स। अब वो कहते हैं कि जब हमारी अर्थ जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा गर्मी उसके अंदर की शिद्दत ज़्यादा ही आ रही है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ मौसम है गर्मी। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करती हूँ, ठीक है। हम अपने कंट्री की बात करते हैं। इधर सर्दियों का डे बाय डे, ईयर्स बाय ईयर्स, दिन ब दिन और सालों साल अगर देखा जाए तो हमारे पास गर्मियों का टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा होता जा रहा है। सितंबर अक्टूबर तक गर्मी रहती है, ठीक है। और जबकि सर्दियों का टाइम पीरियड देखें तो बहुत शॉर्ट होता है, लिमिटेड होता है, और उसमें भी आधी गर्मी होती है और आधी सर्दी होती है। यूँ समझ ले, जनवरी में हमारे पास सर्दियाँ अब शुरू होना शुरू होती है। असली जो सर्दी है ना वो हमारे पास जनवरी में शुरू होती है, और जो हमारे पास गर्मी है वो हमारे पास आगे दिसंबर तक। हम लोग अक्टूबर के बाद तो सर्दियों के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सर्दी नहीं है, वो सर्दी कम होती जा रही है। नॉर्दर्न एरियाज में देखें, रावलपिंडी, इस्लामाबाद को, आप उसकी हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर कभी स्नोफॉल होती थी, और आज यहाँ पर स्नोफॉल का नामो निशान नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे क्लाइमेट, हमें दिन ब दिन हम लोगों ने ऐसे हम लोग की हरकतें हैं जिसकी वजह से हम लोग ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा दिन ब दिन वो गर्मियों का टाइम फ्रेम और हर जगह मुतासिर हो रही है इससे, और टाइम फ्रेम ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। अब ये जो हमारी एयर है ये कैसे गर्म हुई? वार्मिंग द एयर। यू मे थिंक दैट द सन वार्म्स द एयर। आपने कभी सोचा कि जो हमारा जो सन है ये क्या करता है? ये हमारी एयर को वार्म करता है, गर्म करता है। बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन। लेकिन ये नहीं वो है जो कि आप सोच रहे हैं, जो कि हैपन होता है। द सन वार्म्स द अर्थ। जो सन है वो अर्थ को गर्म करती है, एंड द अर्थ वार्म्स द एयर। और फिर अर्थ जो है वो हमारी एयर को गर्म कर रहा है। हमारा सन नहीं हमारी एयर को गर्म करता। सन, क्योंकि जाहिर सी बात है सन के शुआएं जाके रेज जो है वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ती हैं। अर्थ की जो रेज है वो फिर एयर के ऊपर मुतासिर होती हैं, और जिसकी वजह से हम कहते हैं उफ गर्मी। सर्टन गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। अब मुख्तलिफ तरह की गैसेज हैं, जिस तरह के हमारे पास आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रैप करता है उस हीट को जो कि हमारे पास आ रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही होती है। उसको उस हीट को पकड़ता है, कहता है किधर जा रही हो, जरा इधर आके मुझे भी तो सलामी दो। दे एक्ट रादर लाइक द ग्लास इन द ग्रीन हाउस। अब वो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास एक शीट की तरह, एक ग्लास शीट की तरह काम करता है, जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रहा है इस गर्मी से। वी नीड दिस सो कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और फिर हम इसको क्या कह देते हैं? इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दे देते हैं। बिकॉज विदाउट इट, क्यों हमने इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया? क्योंकि अगर ये ना हो द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ वुड बी -18 सेल्सियस। अगर ये ना हो तो हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कहाँ फॉल करेगा? -18 सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर द ओशन विल फ्रीज
अगर ये वाला प्रोसेस ना हो ना तो तो फिर हमारा टेम्परेचर -18 सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, और इस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट है ये, हमारे ओशंस फ्रीज हो जाएंगे एंड नो लिविंग थिंग वुड बी एबल टू सर्वाइव, और कोई जो जानदार चीज़ इस अर्थ पे जिंदा नहीं रह सकती। देन इज एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, द प्रॉब्लम इज दैट बर्निंग कोल, ऑयल, गैस एंड वुड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास मसला क्या यहाँ पे आता है, हमारे पास मसला यहाँ पे आता है कि जो हमारे पास जब हम लोग कोल, ऑयल या गैस को या वुड्स को बर्न करते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एयरक्राफ्ट इंजन्स, मोटर व्हीकल्स, एग्जॉस्ट, factory and power station, chimney are all putting extra carbon dioxide in the atmosphere। अब ये जो हमारे पास जितने भी व्हीकल्स हैं या हमारे पास चिंचियाँ हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं, पावर स्टेशन हैं, ये सारी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लियरिंग फॉरेस्ट by burning is also adding by the amount of carbon dioxide in the air। अब हम जो फॉरेस्ट जला रहे हैं तो इन रिटर्न हम लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वाइल इट इज़ अलाइव। लेकिन हाँ, वो जिंदा होती हैं। ईच लार्ज ट्री रिमूव अबाउट 136 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हर बड़ा ट्री कितने kg? 136 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 136 kg कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है फ्रॉम द एयर एवरी ईयर। एयर के अंदर हर ईयर, ठीक है, एक साल में 136 kg कितना ज़्यादा होता है ना। व्हेन द ट्री इज डिस्ट्रॉयड, जब ट्री ख़त्म हो जाता है, बर्निंग इट्स वुड पुट एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। और फिर जब ट्री डिस्ट्रॉयड हो जाता है तब भी वो, और जब उसको जला दिया जाता है तब भी वो एक एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में छोड़ देता है। And the tree can no longer remove the carbon dioxide as it once did। और फिर हम लोग उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो उसने जेल कर दी है एयर के अंदर, वो हम रिमूव नहीं कर सकते। The result of all this is that the greenhouse is now to effect and the earth is warming up। अब इन सब चीज़ों का रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि हमारे जो ग्रीन हाउस है उस पर वो मुतासिर हो रही है और हमारे अर्थ को गर्म कर रही है। Scientists think that world average temperature will rise by 4 to 5 Celsius in the next 100 years। साइंटिस्ट का कहना है कि जो हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 4 to 5 सेल्सियस हो जाएगा आने वाले सालों में। अच्छा, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। One effect of this global warming is that ice caps in the polar region are beginning to melt। अब वो क्या कह रहे हैं, एक इफेक्ट ये भी है इसका ग्लोबल वार्मिंग का कि जो हमारे जो आइस कैप्स हैं वो भी पिघलना शुरू हो गए हैं। एज द आइस मेल्ट्स द सी लेवल राइज। अब जैसे जैसे वो आइस मेल्ट हो रही है वैसे वैसे सी लेवल भी राइज होता चले जा रहा है। एट द सेम टाइम मैनी ऑफ द वर्ल्ड ग्लेशियर्स आर बिगिनिंग टू मेल्ट। अब उसी तरह से जिस तरह हमारे आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, इसी तरह से हमारे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, इंक्लूडिंग दोज इन द हिमालयाज which supply water for many of the rivers in Pakistan, China and surrounding countries। अब ग्लेशियर्स के अंदर जो हिमालय हमारे पास है वो भी हमारे पास पिघलना शुरू हो गया है, जो कि पानी फराहम करता है पाकिस्तान को भी, चाइना को भी और दूसरे कंट्री को भी। विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर और सो लो lying islands such as Maldives and low lying countries such as Bangladesh should be flooded by the sea। अब ये कहा जा रहा है कि जो आने वाले सालों के अंदर जो आइलैंड्स हैं या मालदीव है या बांग्लादेश है, इन्हें सैलाब आने का खदशा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सी लेवल राइज होगा, सैलाब आने की ज़्यादा होती है कि चांसेस होते हैं कि सैलाब आ जाएगा। नेक्स्ट टॉकिंग टू अबाउट एक्सट्रीम वेदर, यानी कि बहुत ज़्यादा वेदर के बारे में बात करेंगे। साइंटिस्ट आर वरीड दैट ग्लोबल वार्मिंग का could change the winds, rainfall and oceans current and upset the earth's weather and climatic zone। अब साइंटिस्ट को इस बात का भी ख़तरा है और काफ़ी परेशान है वो इस बात को लेकर कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को इसी तरह से इफेक्ट होती रही, ये इस तरह से मुतासिर होती रही, तो एक दिन वो भी आएगा जब विंड,
रेनफॉल और ओशंस करंट्स और हमारे जो अर्थ का जो वेदर है और क्लाइमेटिक जोन है सारे इफेक्ट हो जाएंगी। इनके अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया तब्दीली आएगी। इन 1998 द एंटायर वर्ल्ड रिकॉर्डेड द इज वार्मेस्ट ईयर और एटलीस्ट अ सेंचुरी। अब 1998 में ये ऑब्जर्व किया गया कि वो सबसे गर्म साल था एंड पॉसिबली फॉर ओवर थाउजेंड्स ईयर, और पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा वक्त आएगा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद। फर्दर चेंजेस इन द वर्ल्ड टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न मे मीन्स दैट फार्मर्स कैन नो लॉन्गर ग्रो। अब इस तरह से चेंजेस होती रही तो इसका मतलब ये है कि फार्मर्स को काश्तकारी इनके फ़ायदा नहीं देगी। उनकी जो काश्तकारी जो आज मौसमों के लिहाज से चल रही है वो बाद में मौसमों के लिहाज से नहीं होगी। सर्टन क्रॉप्स इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर दे ग्रो दैम नाउ। अब फिर वो कुछ क्रॉप्स को सर्टन पार्ट्स में ही ग्रो कर सकेंगे। अब आ जाते हैं एक्सटिंक्शन पर। नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस हैपन वेरी स्लोली। अब जो हमारे पास जो क्लाइमेटिक चेंज है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है, यानी कि उसके अंदर चेंजेस काफ़ी आहिस्ता स्लोली हैं। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन अडॉप्ट टू दैम। अब जो पाकिस्तान जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं उन चेंजेस को। टुडे ग्लोबल वार्मिंग इज डिफरेंट। हमारे पास आज के दिन अगर देखा जाए ना तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग वेरी क्विकली। क्योंकि ये बहुत तेज़ी से हो रही है। टू रैपिड चेंजेस कुड मीन that many plants and species that could not adopt to the higher temperature will become extinct। अभी इस रैपिड चेंजेस की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि इस तरह के हाई टेम्परेचर्स के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते वो हमारे पास एक्सटिंक्ट हो जाए, यानी कि उनका ख़त्म होने का खदशा हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं फैक्ट फाइल पर। हाफ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन लो लाइन कोस्टल एरियाज। अब जो हमारे पास आधे जो पीपल हैं हमारे जो वो लो लाइन कोस्टल एरियाज में रहते हैं, विच आर इन डेंजर ऑफ फ्लडिंग इफ द सी लेवल राइजेज। जो कि उनका वो जगह डेंजर के अंदर है कि वहाँ पर अगर सी लेवल राइज हो गया तो हमारे पास वहाँ पर फ्लडिंग का हो सकती है, खदशा है वहाँ पर। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।